चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, पहले चरण का नामांकन चल रहा है और अब लगातार नामांकन की प्रक्रिया और चुनाव प्रचार चलता रहेगा, रैलियां चलती रहेंगी। और इसके बावजूद दो बड़े मुद्दे सामने आए हैं और विपक्ष कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सका है, विपक्ष कोई माहौल नहीं बना सका है। अब सवाल है कि क्यों विपक्ष इस तरह का कोई राजनीतिक विमर्श खड़ा करने में विफल हो जा रहा है। दो जो बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उनमें एक मुद्दा चुनावी बॉन्ड का है और दूसरा मुद्दा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का है। इन दोनों ही मामलों में अपोजिशन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहा है, जबकि ये दो बड़े मुद्दे थे। अभी चुनाव के समय देश की जनता, मतदाता बहुत जागृत होता है और वो कुछ भी राजनीति में इन्वॉल्व हुआ रहता है। ऐसे लोग जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, 5 साल राजनीति की चर्चा नहीं करते हैं, वो लोग भी चुनाव के समय राजनीति में दिलचस्पी दिखाते हैं। यही वजह है कि जब भी चुनाव के समय कोई रैली होती है किसी भी नेता की, तो बड़ी संख्या में उसमें लोग जुटते हैं, जमा होते हैं। तो इस तरह की स्थिति के बावजूद, चुनाव की घोषणा के बावजूद अपोजिशन कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया। चुनावी बॉन्ड के मामले में भी जो करप्शन का मुद्दा उससे उठ सकता था, जो खड़ा हो सकता था, जिसको लेकर के इतने खुलासे हो रहे हैं, यूट्यूबर्स और तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उन पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि झूठी खबरें आ रही हैं, जो सच्ची खबरें हैं, जो भारत सरकार का डाटा है, खुद रिजर्व बैंक के हिसाब, जो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, उसने जो डाटा दिया है और उस डाटा को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार उस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। उस डाटा से जो चीजें निकल रही हैं वो बहुत एक तरह से करप्शन को जाहिर करने वाली चीजें हैं। जो डाटा है वो करप्शन को जाहिर करने वाला है। ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है, मुनाफा 2 करोड़ है और 200 करोड़ का चंदा दिया है उन लोगों ने। इस तरह के कई 466 करोड़ के एक ट्रांजैक्शन की ऐसी जानकारी आ रही है सोशल मीडिया में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पता ही नहीं है बैंक को कि ये किसने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड। कई पार्टियों ने यह बताया है कि उनके यहाँ लोग गुमनाम तरीके से लिफाफे में दे करके चले गए। तो कई सेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों की बातें आई हैं, कई तरह की चीजें हैं उस घोटाले में। केंद्रीय एजेंसियों की जांच जिन 30 कंपनियों के खिलाफ हुई है, उसमें से 15-16 ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ज्यादा। एक तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आरोप लगा रही है कि जो शराब नीति में जिसको जो लाभार्थी होने की बात हो रही है, जो घोटाले में शामिल पार्टी है, उसने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जब जो उसके जो कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ज्यादा चंदा दिया गया है और गिरफ्तारी के बाद सिर्फ बीजेपी को ही चंदा मिला है। तो इस तरह की बात है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी ने यह कहा है कि जिन लोगों ने उसको चंदा दिया है, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं कंपनियों ने विपक्ष की पार्टियों को भी चंदा दिया है। तो एक लेवल पर तो कई विपक्षी पार्टियों के मुंह इसी वजह से बंद हो गए हैं कि वो कैसे कहें उन्हीं लोगों से उनने भी चंदा लिया है जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया है। तो एक तो ये कारण है कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां आंदोलित नहीं हो रही हैं या सड़क पर उतर के लोगों को जागृत करने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन ने चंदा लिया, यह मुद्दा नहीं है। सवाल रहबरी का है। सवाल इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने दावा किया हुआ है कि न वो खाएंगे न किसी को खाने देंगे, कोई करप्शन नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लेंगे, तब ऐसा इस देश में क्यों हुआ है? और वो भी भारत सरकार के बनाए एक कानून की वजह से, एक कानून की आड़ में। जब सरकार इतनी सजग है, करप्शन रोकने को उसने अपना प्राइम एजेंडा बनाया हुआ है, इसके बावजूद करप्शन कैसे हुआ? किस तरह से इस तरह की कंपनियां बनी? चुनावी बॉन्ड की घोषणा होने के बाद कंपनियां बनी और उन कंपनियों ने सिर्फ चंदा दिया, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐसा कैसे हुआ जब सारी फर्जी कंपनियां बंद हो रही हैं? अपोजिशन ये सवाल तो उठा ही सकता है ना, चंदा उसको भी मिला या जिसको मिला। सवाल चंदा मिलने का नहीं है, सवाल यह है कि भ्रष्ट आचरण कैसे हुआ, कंपनियों ने भ्रष्ट आचरण कैसे किया, क्यों रेगुलेटरी जो एजेंसीज है भारत सरकार की, उन लोगों ने नहीं पकड़ा उन कंपनियों को। और अगर किसी की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया होता तो अब भी ये स्कीम चल रही होती। अब भी सरकार के तमाम लोग इस स्कीम को डिफेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये काला धन रोकने वाली स्कीम है। तो ये सवाल होना चाहिए था। आंदोलन अगर अपोजिशन को खड़ा करना था, भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा बनाना था, तो ऐसे ही बनता इस मुद्दे पर, इस सवाल के साथ बनता कि ऐसा हुआ क्यों। ये जो 2010-11 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का समूचा आंदोलन हुआ था, वो
एक अनुमानित नुकसान के ऊपर था कि 2G में भारत सरकार को अनुमानित नुकसान हुआ है 1,76,000 करोड़ रुपए। नुकसान एक्चुअल हुआ या नहीं हुआ ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि उस घोटाले में जितने आरोपी थे उन सबको सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि अब सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के लिए उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि उसमें किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं पकड़ा गया। उस अनुमानित नुकसान के जो सीएजी ने कहा था, उस समय के सीएजी जो थे विनोद राय, उनके कहने से अनुमानित नुकसान के आंकड़े के आधार पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया कि मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी। कांग्रेस 206 से 44 सीटों पर आ गई थी लोकसभा में। और अब उस समय अगर सीएजी ने कहा था, तो अभी का जो आंकड़ा है वो भारतीय स्टेट बैंक का है, और उसको चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। उसको आधार बना करके अपोजिशन को करना था, अपोजिशन ने नहीं किया। दूसरा मुद्दा है विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का और गिरफ्तारी का। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, और उनकी गिरफ्तारी हुई और कोई आंदोलन नहीं हुआ। उनकी पार्टी के कुछ लोग जरूर सड़कों पर उतरे, लेकिन वो भी एक दिन की बात थी, और फिर चारों तरफ शांति बहाल हो गई। कोई आंदोलन अपोजिशन की तरफ से नहीं बनाया गया। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। उनसे पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी गिरफ्तार हो गई। पश्चिम बंगाल में तो कितने ही नेता गिरफ्तार हुए, कितने ही मंत्री, कितने ही पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और लगातार विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है चुनावी साल में। चुनावी साल एक समय था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं की रिहाई शुरू हो गई थी। यहां चुनाव के पहले नेताओं को जेल भेजा जाना शुरू हो गया, और अपोजिशन इसको कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। सारी लड़ाई, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई हो या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की लड़ाई हो, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। सारी लड़ाई ट्विटर पर लड़ी जा रही है। ट्विटर मतलब जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उस पर लड़ी जा रही है। लंबे लंबे पोस्ट लिखे जा रहे हैं, कभी जयराम रमेश लिख रहे हैं, कभी राहुल गांधी लिख रहे हैं, कभी कोई और लिख रहा है। और जो तमाम फ्रीलांसर हैं सोशल मीडिया के इकोसिस्टम में, वो सब अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई इसके ऊपर लड़ रहे हैं। सब उसकी लड़ाई, कोई वीडियो बना करके डाल रहा है, कोई पोस्ट लिख रहा है, लेकिन सड़क पर उतर के कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है अपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में तो मान लीजिए कि विपक्षी पार्टियां इस वजह से बैकफुट पर है कि सबने चंदा लिया है। इस मामले में क्या कारण है कि सब बैकफुट पर है? इसमें जो एकमात्र कारण समझ में आता है वो ये है कि हर नेता ये समझ रहा है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो निपटता है तो निपट जाए, अपोजिशन का स्पेस खाली होगा। या हर नेता, हर पार्टी ये समझ रही है कि अगर उसने दूसरी पार्टी के नेता को लेकर के आंदोलन किया तो वो नेता बड़ा हो जाएगा। ये दो कारण अभी समझ में आते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कांग्रेस सड़कों पर उतरती है, हालांकि एक रैली रखी गई है दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इसी हफ्ते होनी है, लेकिन उस रैली होगी एक कॉन्टिन्यूअस जो एजिटेशन होना चाहिए था, जो आंदोलन होना चाहिए था, जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने किया था या और भी दूसरे आंदोलन हुए इसके पहले, उस तरह का नहीं किया कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो लोग सड़कों पर उतरते हैं, उनके लिए राहुल गांधी अगर आंदोलन करते हैं, सड़क पर आते हैं और कंटिन्यूअस मूवमेंट पूरे देश में चलता है, तो अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हो जाएंगे, देश के नेता हो जाएंगे। इस चिंता में कांग्रेस ने उनको छोड़ा हुआ। अब रैली में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के नेता, अपना भाषण देंगे, घर जाएंगे, उसका कोई असर नहीं होता। सबको पता है चुनावी माहौल में रैलियां होती हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। तो ये एक कारण समझ में आता है जिससे हर विपक्षी पार्टी को अपनी लड़ाई अपने खुद ही लड़नी पड़ रही है। सब इस चिंता में है कि कहीं उसकी लड़ाई का फायदा दूसरे को न मिल जाए, वो लड़ाई लड़े, चुनाव में कहीं दूसरा ज्यादा सीटें न जीत जाए। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल बनता है तो उसका लाभ कहीं दूसरे को ना मिल जाए। इस सोच में हर पार्टी राजनीति कर रही है। तो एक तो यह स्पष्ट कारण दिख रहा है कि दूसरे को लाभ न मिले और जो दूसरा नेता है वो बड़ा नेता न बन जाए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब कांग्रेस कैसे लड़ सकती है के चंद्रशेखर राव की बेटी की लड़ाई? हालांकि के चंद्रशेखर राव अपोजिशन के नेता है, लेकिन उनकी लड़ाई कैसे लड़े कांग्रेस? उसको लड़ना है वहां उनके खिलाफ, तो उनके समर्थन की लड़ाई नहीं लड़ सकती है कांग्रेस। तो ऐसी बातें एक तो विपक्षी पार्टियों के बीच है, जो उनके आपस का जो बंटवारा है, आपस की लड़ाई है, जो उनकी फॉल्ट लाइंस है, एक तो वो जाहिर होता है। और दूसरा कहीं ना कहीं एक तरह का भय भी है, डर भी है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो उतरते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
तो इसकी वजह से ये संभावना दिख रही है कि ये विपक्षी पार्टियां इस वजह से भी सड़क पर नहीं उतर रही हो कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। जब विधानसभा का चुनाव आएगा उस समय देखेंगे। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने ये मान लिया है कि लोकसभा का चुनाव उनका अपना चुनाव नहीं है, उनको नहीं लड़ना है, और लड़ के भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में इस समय वो लोग बीजेपी के खिलाफ जो आमने सामने की लड़ाई बनाने की योजना थी, जिसके तहत हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार उतारना था और उसका माहौल बनाना था, अगर वो नहीं होता है, उसमें ये दोनों मुद्दे एक बड़ा कारण बन सकते थे। इन दोनों मुद्दों के आधार पर अपोजिशन एक बड़ी लड़ाई खड़ी कर सकता था। अगर वो नहीं करता है तो उसका नुकसान अपोजिशन को होगा और आगे भी होगा, आगे के भी तमाम चुनाव में उसको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चाहे इसलिए ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अपोजिशन को आंदोलन करने की जरूरत थी, बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। इससे नहीं खड़ा किया उसने, इससे उसकी कमजोरी जाहिर हुई है और इसका उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। धन्यवाद।